हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब बात इंडिया और चाइना के मिलिट्री कंपैरिजन की होती है तो जो यूजुअल कंपैरिजन होता है उसमें क्या होता है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाता है। तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो अराउंड 67 बिलियन डॉलर्स का है। वहीं पर चाइना की बात करें तो ये 179 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो मैन पावर के हिसाब से इंडिया के पास करीबन 14,44,000 सोल्जर्स हैं। वहीं पर चाइना के पास 21,83,000 सोल्जर्स हैं। यहाँ पर हम एक्टिव पर्सनल्स की बात कर रहे हैं तो चाइना के नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी बड़े हैं। वहीं पर अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 2123 एयरक्राफ्ट हैं और चाइना के पास करीबन 3210 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से इंडिया के पास टोटल 532 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और चाइना के पास करीबन 1232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली दुगने से भी ज़्यादा हैं। फिर वहीं पर जब वॉरशिप्स की बात आती है तो इंडिया के पास करीबन 42 वॉरशिप्स हैं और चाइना के पास 138 हैं, जो कि इंडिया की वॉरशिप से 3 गुने से भी ज़्यादा है। फिर जब न्यूक्लियर वॉरहेड की बात आती है तो इंडिया के पास 150 हैं, चाइना के पास 320 हैं, जो कि अगेन दुगने से ज़्यादा है। फिर हमारी जो लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है वो अग्नि 5 है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं पर चाइना की जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो DF-41 है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर के ऊपर की बताई जाती है। फिर जब हम टैंक्स में आते हैं तो हमारे पास करीबन 4,290 टैंक्स हैं और चाइना के पास करीबन 3500 टैंक्स हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो हमारे पास खाली 8,686 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। वहीं पर चाइना की बात करें तो चाइना के पास 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। तो यहाँ पर भी हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। वहीं पर बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं पर इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा जो है वो इसी साल ऑपरेशनल हो जाएगा। सबमरीन्स की बात करें तो हमारे पास खाली 16 सबमरीन है, चाइना के पास 74 हैं। तो ये नंबर 4 गुने से भी ज़्यादा है। तो डायरेक्ट मिलिट्री कंपैरिजन में इंडिया जो है वो चाइना के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता है और इसी में ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई होती है तो चाइना के पास सीधे सीधे एडवांटेज है और चाइना बड़ी आसानी से इंडिया को हरा देगा। पर ये एक गलतफहमी है और बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो आज इस गलतफहमी को दूर करेंगे और फैक्ट बेस्ड चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात तीनों अलग अलग करेंगे। साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को या फिर वेपन्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कंट्री नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को अपनाती हैं। तो अगर कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके कम चांसेस हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आर्मी से। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो हमारे एक्टिव पर्सनल हैं वो करीबन 14,44,000 है, वहीं पर चाइना के 21,83,000 हैं। तो जब आप चाइना का मैप देखेंगे तो चाइना के जो पड़ोसी हैं उसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, बर्मा और इंडिया शामिल हैं। तो इनके साथ तो ये अपना लैंड मास शेयर करते हैं। बाकी साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इनके साथ ये वाटर शेयर करते हैं। और जिन जिन कंट्रियों के साथ ये लैंड या फिर वाटर शेयर करते हैं सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। यहाँ तक कि जिस कंट्री के साथ ये नहीं भी शेयर करते उनके साथ भी इन्होंने डिस्प्यूट कर रखे हैं, चाहे मलेशिया की बात कर लें या इंडोनेशिया की बात कर लें। तो चाइना का जो लैंड मास है वो 9.597 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। वहीं पर जो इंडिया का लैंड मास है वो 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। तो इंडिया ऑलमोस्ट 3 गुना छोटा है चाइना से। तो अगर आप एक 3 गुने छोटे कंट्री के मिलिट्री के हिसाब से इंडिया के मिलिट्री को देखें तो इंडिया के मिलिट्री लैंड मास के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये नंबर्स बिल्कुल भी कम नहीं है। तो लैंड मास ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बॉर्डर टू बॉर्डर। साथ में आपके जो डिस्प्यूट हैं वो आपके बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ के साथ, यहाँ तक कि वाटर शेयरिंग कंट्रीज़ के साथ भी हैं। तो ये अपने सारे ट्रूप्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकते, इनको हर जगह डिप्लॉय करने पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में नॉर्दर्न साइड पे 2 कंट्रीज़ हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिसके साथ इंडिया के डिस्प्यूट हैं। बाकी जिनके साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं है। नीचे की साइड पे जो आपका इंडियन ओशन है वहाँ पर भी हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो हमें खाली अपना नॉर्दर्न एरिया जो है वो प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पर भी इंडिया को नेचुरल कवर मिला हुआ है, जो हिमालयन रेंजेस है वो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती हैं चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो अगर इंडिया को अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना हो बॉर्डर एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा।
और क्योंकि दोनों बॉर्डर्स आसपास है तो एसेट्स डिप्लॉयमेंट में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो भले ही चाइना के कंपैरिजन में कम है, पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये मोर देन एनफ है। तो ये तो सिंपल ज्योग्राफी की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह की लड़ाई जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में हो सकती है। तो जैसा कि हम करंट स्टैंड ऑफ देख सकते हैं, इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स अगर आपस में लड़ते हैं तो ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर आएगा, और इसमें माउंटेन वॉरफेयर में जिसके पास एक्सपर्टीज होगी उसको बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी को एक्सपर्ट माना जाता है माउंटेन वॉरफेयर में। इंडियन आर्मी को स्टडी किया जाता है जब माउंटेन वॉरफेयर की बात आती है। यहाँ तक कि कुछ सेलेक्टेड सोल्जर्स यूएस, यूके, जर्मनी और अदर कंट्री से विजिट करते हैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग लेने के लिए। ऑल्दो चाइना द्वारा भी कोशिश करी जा रही है, पर जिस तरह का एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी के पास है वहाँ पर चाइना अभी तक नहीं पहुँचा है। दूसरा जो फैक्टर है वो एक्लेमाइजेशन है। जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हवा जो है वो काफ़ी थिन हो जाती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी पे काफ़ी बुरा असर होता है और वो आपके लड़ने की क्षमता पे काफ़ी बुरा असर करता है। तो फॉरवर्ड एरिया में भेजने से पहले एक्लेमाइजेशन किया जाता है ट्रूप्स का, ताकि जो उनकी बॉडी है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल जाए और उसके बाद उनको फॉरवर्ड एरिया में लड़ने भेजा जाता है। तो इंडियन आर्मी के लिए ये रूटीन है, पर चाइनीज़ आर्मी के लिए ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में उस रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर जो डिप्लॉय किए गए हैं वो हार रहे हों तो आप प्लेन एरिया से और ट्रूप्स नहीं बुला सकते, क्योंकि यहाँ पर आते ही उन्हें चक्कर आने लगेगा, उल्टियाँ आने लगेंगी और वो लड़ नहीं पाएंगे। तो भले ही आपके पास ज़्यादा सोल्जर्स हों, पर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के सोल्जर्स ही डिप्लॉय कर सकते हैं उस लड़ाई में। तो यहाँ पर जो नंबर है और ट्रेनिंग है वो इंडियन आर्मी की चाइना के कंपैरिजन में बेटर है। तो अब बात करते हैं टैंक्स की और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की। तो इस तरह के टेरेन में और इतने हायर एल्टीट्यूड पे जो आपके हैवी टैंक्स है उनको डिप्लॉय करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आप मीडियम और लाइट टैंक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी मोस्टली मीडियम टैंक्स को ऑपरेट करती है, जिसमें T-90s और T-72s आते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना के द्वारा उनके हल्के टाइप 15 टैंक्स को डिप्लॉय किया जाता है, और इंडिया द्वारा भी हल्के टैंक्स को सर्विस में लेने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो यहाँ पर टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। पहला, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। दूसरा, ठंडी की वजह से जो फ्यूल वगैरह है वो जम जाता है, तो यहाँ पर स्पेशल फ्यूल को यूज़ किया जाता है, और जो मेंटेनेंस इन व्हीकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन व्हीकल्स का जो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है वो किसी के लिए भी सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। साथ में ऐसे बहुत कम टेरेन है जहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर भले ही चाइना के पास बहुत बड़े नंबर में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हो और इंडिया के पास बहुत बड़े नंबर में टैंक्स हों, यहाँ पर उनको यूज़ कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस टेरेन में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा बेटर वर्क करेंगी इन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के अगेंस्ट में। तो इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बीच में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी जहां पर चाइनीज़ ट्रूप्स को एक्लेमाइजेशन में इशू आ रहा था और उन्हें अपने ट्रूप्स को बार बार रोटेट करना पड़ रहा था। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो इंडियन आर्मी के साथ नहीं है, और यहाँ पर क्लियरली इंडियन आर्मी के पास एक एडवांटेज है चाइना के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरफोर्स की। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पास 532 हैं और चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास 1232 हैं, जो कि दुगने से भी ज़्यादा है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि चाइना का जो लैंड मास है वो इंडिया का 3 गुना है, तो अगर उनके पास इंडिया के दुगने से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं तो ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। उन्हें वो एयरक्राफ्ट परमानेंटली डिप्लॉय करने पड़ते हैं अपने बाकी बॉर्डर एरियाज़ में। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि चाइना के जो डिफरेंट एयर ब्रिगेड्स हैं वो कैसे डिप्लॉयड हैं, और ये दर्शाता है उनके परमानेंट बेसिस को। तो इनके जो बेसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे के। साथ में चाइना की जो प्रायोरिटी है वो पहले ताइवान है, तो वो ताइवान पे पहले कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्हें अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं जिसमें Su-35 शामिल है उसको ताइवान के अगेंस्ट में उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। तो कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट किया था कि चाइना के द्वारा सबसे बड़ा इंकर्जन किया गया ताइवान के ऊपर, जिसमें उन्होंने अपने J-11 और J-16 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया था। साथ में इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो साउथ कोरिया और जापान को भी चैलेंज करते रहते हैं।
तो ये अपने एयरक्राफ्ट को इन परमानेंट बेसिस से जल्दी नहीं हटा सकते। और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है उसको देखकर ये लगता है कि इनका जो मेन गोल है वो अपने मेनलैंड चाइना को बचाने का है। तो इंडिया के साथ जब भी कुछ होता है तो इनके जो 3 मेन बेसिस हैं, जिसमें काशगार, गारगुंसा और होतान शामिल है, वहाँ पर ये अपने एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करते हैं। और ये जो एयर बेसिस है वो काफ़ी हायर एल्टीट्यूड पर है, जहाँ पर जो एयर है वो थिन है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो एयरक्राफ्ट का जो थ्रस्ट है वो भी कम होता है, साथ में जो लिफ्ट है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को काफ़ी लंबा डिस्टेंस रनवे का चाहिए होता है टेक ऑफ करने के लिए, और जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जब एयरक्राफ्ट की बात होती है तो इनके जो मोस्टली एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट की कॉपी है, चाहे हम J-11 की बात कर लें, J-16 की बात कर लें, या फिर पुराने J-7 की बात कर लें जो कि MiG-21 की कॉपी हैं। तो इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो काफ़ी कुछ लैक करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट प्रोसेस पे है। उदाहरण के लिए अगर हम इंजन की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इनके एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगते हैं वो अमेरिकन और फ्रेंच CFM कंपनी के CFM56 इंजन के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। और इन इंजन पे काफ़ी सालों पर काम करके अब जाकर इनको रशियन इंजन के बराबर या फिर उनकी कैपेबिलिटी को मैच करने लायक बनाया गया है। तो ये काम कर देते हैं पर उतने रिलायबल नहीं हैं और वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने J-16 को काफ़ी अच्छे से अपग्रेड किया है और उसमें इतने एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं कि वो एक चैलेंज के तौर पर निकलकर सामने आते हैं। तो इनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो अभी डेवलपमेंट फेज पर है, पर आने वाले कुछ सालों में जब ये चीज़ मैच्योर हो जाएगी तो सर का दर्द बन सकती है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि किस बेसिस पे हम चाइनीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो वो ये है कि चाइना के पास J-16 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, तब भी उन्होंने रशिया से Su-35 खरीदे हैं। तो ये जो नंबर हैं ये बहुत बड़े नहीं हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं ये एक्चुअली उन पर स्टडी करने के लिए खरीदे गए हैं। तो अगर आप बेटर चीज़ की तलाश पे कहीं और जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स के बेसिस को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं हैं। साथ में क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर दोनों आसपास हैं, तो दोनों साइड के जो एयर बेसिस हैं वो एक दूसरे के एयरक्राफ्ट की रीच में हैं। तो कम एयरक्राफ्ट होने के बाद भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो फास्ट हो सकता है और बल्क भी ज़्यादा हो सकता है। साथ में हमारे एयरक्राफ्ट को ये एडवांटेज मिलेगा कि प्लेन एरिया से टेक ऑफ कर अपने मिशन को वहाँ पर परफॉर्म करे, तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा अपने वेपन पेलोड से, और हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने नॉर्मल पेलोड के साथ फ्लाई कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की, तो यहाँ पर एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड हैं, और इंडियन एयरफोर्स दुनिया के बेस्ट इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करती है और अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कंट्रियों से अच्छे हैं। तो क्वालिटी वाइज हमारे एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेटर हैं, चाहे हम Su-30 MKIs की बात कर लें, चाहे हम रफाल की बात कर लें, मिराजेस की बात कर लें, MiG-29 की बात कर लें, इवन अपने इंडियन LCA तेजस की बात कर लें। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एक LCA तेजस ही ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में बनता है, बाकी एयरक्राफ्ट लाइसेंस प्रोड्यूस होते हैं या फिर इम्पोर्टेड हैं। तो हमें चीज़ों को बाहर से लेना पड़ता है, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमारे रिलेशन बाकी फ्रेंडली कंट्रीज से काफ़ी अच्छे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। साथ में इंडिया द्वारा एक प्लान पे काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में ही फ्यूचर में बनाए जाएंगे, जिसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में ही डेवलप की जाएगी, कुछ पार्टनर्स की मदद के साथ जो कि इन टेक्नोलॉजियों के एक्सपर्ट हैं। और यहाँ पर इंडिया को अपने अच्छे रिलेशन होने का फ़ायदा मिलने वाला है। प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन में इंडियन एयरफोर्स जो है वो चाइनीज़ एयरफोर्स के कंपैरिजन में एडवांटेज रखती है, चाहे हम क्वालिटी की बात कर लें, चाहे हम ऑपरेशनल कंडीशंस की बात कर लें। साथ में जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है वो चाइनीज़ एयरफोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर किया जा सकता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर भी जो चाइना के बड़े नंबर हैं वो उनकी मदद नहीं करते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेवी की। तो नंबर्स में अगर आप सबसे बड़ा डिफरेंस देखेंगे तो वो नेवी में है, जहाँ पर इंडियन नेवी चाइनीज़ नेवी के कंपैरिजन में छोटी है। लेकिन अगर एडवांटेज की बात करें तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो नेवी को ही है, और ये कैसे है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो इंडिया जो अपना वाटर शेयर करता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, उसमें से खाली पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया के डिस्प्यूट है। और पाकिस्तान की जो नेवी है वो इंडियन नेवी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी है। वहीं पर अगर आप चाइनीज़ मैप को देखेंगे तो चाइना जो अपना वाटर है वो साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ शेयर करता है और इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ इनके डिस्प्यूट है। बाकी साउथ चाइना सी में जिस तरह की डेवलपमेंट चाइना के द्वारा करी जा रही है, इनके जो डिस्प्यूट है वो अमेरिका से भी डायरेक्टली है। तो जो चाइनीज़ नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड नेवी है। तो चाइनीज़ नेवी के कंपैरिजन में इंडियन नेवी को इतनी जगह पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो इंडियन नेवी ऑलमोस्ट अपनी सारी पावर को चाइना के अगेंस्ट में लगा सकती है। बाकी अगर आप मैप में स्ट्रेट ऑफ मलक्का को देखेंगे जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ये अंडमान एंड निकोबार के काफ़ी ज़्यादा पास में है और यहाँ से चाइना का 80% जो ऑयल है वो चाइना को सप्लाई होता है। तो इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि चाइना की जो ऑयल सप्लाई है उसको ब्लॉक करना, और ऑयल सप्लाई के ब्लॉक होने के बाद चाइना बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। और चाइना जो अपने बड़े नंबर में एसेट्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में नहीं भेज सकता, क्योंकि मेनलैंड चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं जहां पर उनकी नेवी की बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो नेवी बड़ी होने के बावजूद यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वो चाइना को है। बाकी बात रही एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो हमारे पास एक हैं, उनके पास 2 हैं। हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस साल के अंत तक सर्विस में आ जाएगा। वहीं पर चाइना का जो पहला लियोनिंग क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ सर्विसेबिलिटी इशू है, तो वो ज़्यादातर रिपेयर ही होता रहता है। बाकी इसके ऊपर से ऑपरेट करने के लिए जो उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया है वो J-15 है, जो कि Su-33 की कॉपी है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए उस पर काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है और ये एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो अपने पूरे पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता। साथ में इसमें इंजन इशू और सर्विसेबिलिटी इश्यूज़ भी बताए गए हैं। तो चाइना की जो एयरक्राफ्ट कैरियर वाली कैपेबिलिटी है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया द्वारा भी MiG-29 केस को यूज़ किया जाता है और एक स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ किया जा रहा है। तो इंडिया द्वारा रशियन MiG-29K को यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। सर्विसेबिलिटी इशू इनके साथ भी है, पर वो J-15 से बेटर है। साथ में इंडिया द्वारा बेटर एयरक्राफ्ट जो है वो फ्यूचर में प्रिक्योर किए जाने हैं, तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट होंगे। और इवन अभी भी चाइना के कंपैरिजन में एक बेटर एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट होता है। बाकी फ्यूचर में चाइना द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें टाइप 003 और टाइप 004 शामिल हैं। तो उन एयरक्राफ्ट कैरियर के सर्विस में आने के बाद J-15 अपने पूरे पोटेंशियल में फ्लाई कर पाएगा, लेकिन अभी उनको आने में टाइम है। तो फिलहाल के लिए चाइनीज़ नेवी के बड़े होने के बावजूद इंडियन नेवी के पास एडवांटेज है, तो ज़्यादा नंबर होने का जो फ़ायदा है वो चाइना को नहीं मिल रहा है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।